जय हिंद। आपका पुनः इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गजनी को हराने वाला गजनी अपने आप को बहुत बड़ा आक्रमणकारी और देश को विजय करने के लिए निकला हुआ था और समझता था कि मुझसे बड़ा कोई भी राजा नहीं है। लेकिन भारत में न जाने कितने राजाओं को इसने हराया, धोखे से हराया या किसी तरह भी। लेकिन ऐसा एक राजा था, एकमात्र राजा था जिसका इसने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और यह जब जाता था हार कर लौट कर आता था और लगभग 2 बार प्रयास किया, एक बार भी सफलता नहीं मिली। लास्ट में इसने उस वाला जो अभियान है त्याग ही दिया। तो ऐसा और कौन सा राजा था जो कि इसको हराने वाला था, जो कि दुनिया को हराने के लिए निकला था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऐसा क्यों था। और इसके पहले हम लोग गजनी के बारे में जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो गजनी को पहले जान लेते हैं, गजनी कौन था और इसने कैसे कैसे और किस तरह से इसका जीवन और शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले इसके बारे में ब्रीफ जानकारी समझ लेते हैं। तो इसका जो पूरा नाम था, क्या नाम था? तो महमूद गजनवी, महमूद गजनवी था। और इसे गजनी भी कहा जाता था, यानी इसे गजनी भी उपनाम के तौर पर था। यह 971 से 1030 तक राजा के पद पर आसीन रहा, राजा बना। और इसी के समयकालीन में भारत पर आक्रमण हुए, यानी सबसे पहले तो सबसे कम जो है 1-2 आक्रमण हुए और यह पाकिस्तान तक ही सीमित था जब मोहम्मद अलविन कासिम आया था। लेकिन गजनी ने लगभग आधे भारत को इसने रौंद डाला था। और शासन जो इसका था 998 से 1030 तक यह जो है गजनी का। फिर उसके बाद भारत में अपने शासन व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया था। उपाधि की बात करें तो कई सारी उपाधि भी इसने लिया था, जैसे यमीन उद दौला, यामीन उद दौला। दूसरी उपाधि इसने यामीन उद मिल्ला, यामीन उद यहाँ पे मिल्ला हो जाएगा, बाकी सेकेंड सम रहेगा। तो यामीन उद मिल्ला इसकी दूसरी उपाधि थी। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि लेने वाला, सुल्तान की उपाधि लेने वाला कौन सा शासक या आक्रमणकारी था? तो वह था महमूद गजनवी। बाद में सल्तनत काल आया, बहुत सारे सुल्तानों ने सुल्तान की उपाधि ली, कई तो खलीफा की भी उपाधि ले लिए थे। सिकंदर की उपाधि यानी सेकंड सिकंदर की उपाधि किसने लिया था? आप इसे कमेंट बॉक्स में इसे बताएंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे इस वीडियो के साथ साथ अच्छे लोग यानी समझदार लोग जो एग्ज़ाम के लिए फेथफुल हैं, वफादार हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, यह हमें पता चलेगा इससे। आगे अगर इसका अर्थ देखा जाए कि यमीन उद दौला का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है कि दाहिना हाथ, यानी इसने खलीफा का दाहिना हाथ अपने आप को मान के रखा था। और यमीन हर जगह लगा हुआ है, देख रहे हैं, यमीन उद दौला है और यमीन उद मिल्ला भी है। यहाँ तक कि एक उत्बी नाम के इसके लेखक थे जो कि दरबारी इतिहासकार था, उसने भी 2 ऐसे किताबें लिखी हैं, ऐसे ग्रंथ लिखा है जिसका नाम भी यमीन से है या यामीन से है। ठीक है, तो इस तरीके से जो यामीन है इसके वंश का नाम है, इसलिए कई जगह पर यामीन
शब्दों का आप उल्लेख देखेंगे महमूद गजनी के इस चैप्टर में। सबसे अब हम यह जानने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए, यह जो वंशावली है गजनी की, जुवैत उल तेवरी गजनी की, इसमें वंशों के बारे में जानकारी है जो कि 1598 में लिखी गई थी। यह वहाँ से गजनी की यहाँ पे चित्र निकाले गए हैं। ये सब भी गजनी से ही संबंधित है, जो कि अपने सरदारों को यह समझा रहा है और उन्हें जो है लक्ष्य की ओर जो है निर्देशित भी कर रहा है। इस चित्र के माध्यम से पता चलता है। यहाँ भी इसके कई सारे जो युद्ध हैं यहाँ इससे पता चलता है। इसके वंश कैसे कैसे हुए और सबसे शुरुआत में गजनी और कैसे यह राजा बनने की प्रेरणा इसे मिली, आइए समझते हैं। तो यह सुबुक्तगीन, इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन, पिता का नाम सुबुक्तगीन, और इसका जो पिता सुबुक्तगीन था, पिता जो सुबुक्तगीन जो था, यह अलब्दगीन का, जो कि तुर्की सरदार था, और इसने गजनी की स्थापना भी की अलब्दगीन, ठीक है। इसने क्या की, स्थापना भी की इसकी गजनी की, और इसका गुलाम था इसका पिता, यानी गजनी का पिता सुबुक्तगीन। अलब्दगीन सबसे पहले गजनी का शासक बना, और इसके मरने के बाद, ठीक है, तो इसका दामाद भी सुबुक्तगीन हुआ करता था, क्योंकि गजनी भी इसी को फॉलो करने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी वो सरदार हैं या राजा हैं, सुल्तान, वह अपने बेटी का शादी किसी न किसी अपने गुलाम से कर रहे हैं। आप इल्तुतमिश का, यहाँ तक कि ऐबक के बारे में जब पढ़ेंगे तो भी यही पाएंगे। तो जो सुबुक्तगीन था, अलब्दगीन का दामाद भी था, गुलाम भी था। उस समय गुलामों को खरीदा जाता था, ठीक है, और गुलाम जो होते थे बड़े ही काम वाले होते थे, बिल्कुल बिना कहे कुछ भी नहीं करते थे। उनके लिए अपना सिर कटाने के लिए भी तैयार रहा करते हैं हमेशा। इसलिए गुलामों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांग हुआ करती थी। 972 में सुबुक्तगीन जो है गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है, और सबसे पहले, ठीक है ना, और सबसे पहले 977 में इसने जयपाल के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, तो जयपाल के विरुद्ध जो भारतीय हिंदू शाही शासक था उसको हराया, और जो कि कश्मीर में नीलम और सिंधु नदियों के बीच, ठीक है, कहाँ पे, तो कश्मीर देख रहे हैं, इसी में एक राजा था जयपाल, जिसको 1977 में किसने हराया, तो सुबुक्तगीन ने। और सुबुक्तगीन अब धीरे धीरे कश्मीर के नीलम नदी से लेकर के सिंधु नदी तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया, ठीक है। तो सुबुक्तगीन के जो जन्म के बारे में हमने बताने का प्रयास करें, तो इसकी जो जन्म है किर्गिस्तान, आज का जो किर्गिस्तान है, वहाँ पे चाच के बाज़ार में ही इसे बेचा गया था। सुबुक्तगीन जो था वहाँ पे बेच दिया गया था, और अलब्दगीन ने इसे खरीदा। यहाँ तक कि एक बार नहीं, ये इसको कई बार जो है बेचा गया था। तो अंत में कई बार जाते यह अलब्दगीन के हाथों में पड़ा, और उसके बाद अलब्दगीन ने इसके खूबियों को पहचाना और इसे कमांडर या गुलाम के रूप में नियुक्त भी किया। और इस तरह से चाच, आपने चाच जरूर नाम सुना, तो चाच में होता है, चाच एक जगह है, कहाँ है, किर्गिस्तान में। और एक आपने सब सुना होगा चचनामा,
चचनामा। तो चचनामा जो है चाँच वाले जगह से ही संबंधित है, यानी चाँच वाले जगह पर क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वहाँ पर जो घटनाएं घटी वह चचनामा में शामिल की गई हैं। और चचनामा में ही पहला मुस्लिम आक्रमण से लेकर के गजनी की और गौरी तक की जितनी भी विस्तृत जानकारी है, विवरण है, इसमें आप पा सकते हैं। और इसी के आधार पर आप सारी जानकारी जो है देख पा रहे हैं, इसे समझ पा रहे हैं। नहीं तो अगर यह चचनामा नहीं होता तो हमें इतना शायद नहीं पढ़ना होता। अब जो है गजनी की तरफ बढ़ते हैं। अब सुबुक्तगीन का पुत्र था कौन? गजनी। गजनी जो है सुबुक्तगीन का सुबुक्तगीन का पुत्र था। और यह कब शासक बना? तो 998 में यह राजगद्दी पर बैठा और 1030 तक यह शासन व्यवस्था में शामिल रहा और इसी समय अपने बहुत सारे युद्धों को भी अंजाम दिया था। ठीक है। अब जो गजनी था इसका एक भाई भी हुआ करता था, इस्माइल, क्योंकि जो सुबुक्तगीन था उसने पहले ही अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे यानी इस्माइल उसका बड़ा बेटा था, उसको घोषित कर दिया था और कहा था कि राजा जो है इस्माइल ही बनने वाला है। क्योंकि इस्माइल बहुत ही योग्य भी था और वो बहुत ज़्यादा शिक्षित था गजनी से, लेकिन गजनी ने अगले साल ही इस्माइल के साथ युद्ध छेड़ दिया और युद्ध में इस्माइल की हार हुई और गजनी जो है 998 में गद्दी पर आसीन हो जाता है। गजनी का जो जन्म था वह 971 में कहाँ पर? अफगानिस्तान में गजनी में ही होता है। गजनी जो जगह है वहाँ पे, गजनी जो जगह है वहाँ पे इसकी जन्म होता है। तो 977 में इसने गजनी राजवंश की नींव भी डाली, क्योंकि अब इसकी जो है जन्म हो चुका था। और शादी की बात करें तो इसके जो है जुड़वे बेटे हुए थे, ठीक है, और किसके? गजनी के। और इसके अपनी शादी भी किया था कई ऐसे एक ही रानी थी, मतलब इसकी शादी हुई थी। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि गजनी जो है अपने भाई इस्माइल को हरा करके गद्दी पर बैठता है। अब जब यह गद्दी बैठता है तो इस साम्राज्य बढ़ाने का, विस्तार करने का इसे भूख सवार होती है और सर्वप्रथम यह कंधार पर कब्जा करता है। कंधार पर यह कब्जा सबसे पहले यानी सर्वप्रथम करता है। और भारत पर आक्रमण जो है यह 1001 से शुरू करता है। देखिए कंधार जो है अफगानिस्तान में ही है और 1001 में भारत पर आक्रमण करने का जो प्लान है शुरू कर देता है। तो यह सबसे पहले पेशावर में जयपाल रहता है। देखिए जयपाल आपने सुना होगा किसके बारे में? तो सुबुक्तगीन ने हराया था, वही जयपाल था जो कि अपना क्षेत्र जो है फिर वापस प्राप्त कर लिया था। तो जयपाल को हराया दोबारा कौन? तो गजनियों ने, यानी गजनी ने। और जब जयपाल यहाँ पे दोबारा हार गया तो इसने जो है आत्महत्या कर ली और पेशावर को गजनी ने फिर से अपनी राजधानी बना दी। तो इसने क्या किया? आत्महत्या कर ली।
इसने आत्महत्या कर ली और पेशावर में अपनी राजधानी स्थापित कर ली। 1002 में सिस्तान, 1002 में सिस्तान पर जीत हासिल की, विजय हासिल की। 1008 में लाहौर को भी इसने लूट लिया, लाहौर को भी जीत लिया। और 1014 में यह अब थानेसर की तरफ बढ़ा और यह थानेसर को भी जीत लिया, जो कि कन्नौज के बगल में ही है। कौन? तो थानेसर। 1014 में इसे जीत लिया। फिर अगले वर्ष, यह अगले वर्ष ही यानी 1015 में कहाँ पहुँचा? तो संग्राम, कश्मीर के जो राजा थे संग्राम राजा, उन्हें भी जीतने का यह प्रयास किया। कश्मीर के सुग्री, क्या नाम है? संग्रामपुर का जो राजा था वह हिंदू सहयोगी था। और इसे जीतने के लिए, और यह जो है जयपाल का जब युद्ध जयपाल से कर रहा था, तो उस समय जो संग्राम राजा था उसकी सहायता की, या इसने भी कई बार उसे अपने सहयोग करने के लिए पत्र भेजा था, उसे अनुमति निमंत्रण भेजा था। लेकिन संग्राम राज हिंदू शासक होने के कारण उसे ठुकरा दिया, मना कर दिया, जिससे 1015 में कश्मीर को यानी संग्राम राजा को जीतने के लिए अभियान किया। लेकिन सबसे मज़े की यह बात है कि इसके लोहार कोट, संग्राम राजा के महल के जो था उसके पहले ही एक किला था। कहाँ पे? तो लोहार कोट में किला था। लोहार कोट। अब लोहार कोट की दीवारें इतनी मजबूत थी कि इसे तोड़ ही नहीं पाया, गजनी तोड़ नहीं पाया, और 1 महीने तक वहीं बैठ के इंतजार करता रहा, तोड़ने का प्रयास करता रहा। मतलब कि देख सकते हैं कितना गजनी जिद्दी था अपने अभियान को लेकर के। यहाँ तक कि वह जो है पहले ही निर्धारित कर चुका था कि हम हर एक साल एक नए विजय अभियान पर निकलेंगे, और वह हर साल निकलता भी था। यहाँ तक कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे जीतना एकदम पक्का था। देख सकते हैं ना, इस तरीके से अगर हम या आप पढ़ाई करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अब लोहार कोट में जो है इसका किला तोड़ नहीं पाया। 1 महीने यहाँ पे रहने के बाद इसके सैनिक कई सारे ऐसे मर गए भूख पानी से, तो इन्हें वापस जाना पड़ा। लेकिन अगले साल फिर लोहार कोट की किला के सामने फिर आ गया, लेकिन इस बार भी क्या हुआ? हार हुआ। और ये झेलम नदी के तट पर जो है उस पार जा नहीं सका, इसी पार रह गया। जबकि उधर से भी हमले हुए थे, यानी संग्राम जो राजा था, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा इस युद्ध में, और फिर वापस ही गजनी को जाना पड़ा। गजनी वापस गया तो फिर इधर की तरफ मुंह उठा के नहीं देखा। तो देख सकते हैं कि कौन सा राजा था जो कि गजनी को भी हराया था और अपने किला को मजबूत किया था। तो वह था संग्राम राजा, जो कि कश्मीर का था, हिंदू सहयोगी था। इसमें बताया हमने कि कई सैनिक मारे गए और संपत्ति भी गवा दी गई, क्योंकि 1 महीने तक एक जगह बैठ करके खाना तो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि सामान तो आपके ख़त्म होंगे, लेकिन आपके जो आने जाने के परिवहन की व्यवस्था है वो जब ठप हो जाती हैं। अब किसी राज्य को अगर कोई हराता है तो वहाँ पे लूटपाट करता है, बहुत सी उन्हें अनाज वगैरह मिलता है। लेकिन यहाँ पे 1 महीने तक बैठकर खाने में संपत्ति या आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। इनके साथ भी यही हुआ। आगे अब जो है 2019 तो 1021 में
1021 में देखते हैं कि पुनः आक्रमण मतलब करने के लिए गया था। कहाँ पे? तो लोहार कोट में, लेकिन यहाँ पे इसे हार ही मिली थी। उसके बाद ये छोड़ ही दिया। अब 1018 में इसने मथुरा के चंद्रपाल को हराया। मथुरा के चंद्रपाल को, राजा हुआ करते थे चंद्रपाल, इन्हें लूटा, मथुरा को नष्ट कर दिया, मंदिर को तोड़ दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मथुरा कला उस समय बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी, उसको भी नष्ट एकदम खत्म कर दिया। फिर वहाँ से मथुरा कला का जो निर्माण है, जो केंद्र था, वह बिल्कुल ख़त्म हो गया वहाँ से। तो देख सकते हैं हमारी संस्कृति, हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं को, हमारे कलाओं को एकदम नष्ट करने में इन सभी का बहुत बड़ा रोल था, हाथ था। अगर हमारे जो देश के राजा थे पहले ही अगर इसे भांप जाते और एकजुट होकर के इनके विरुद्ध लड़ाई करते तो शायद ऐसी स्थिति न आती। और उस समय जो है किताब में लिखा गया, जो कि उतबी ने लिखा। उतबी कौन था? तो उतबी जो है इतिहासकार था, कुतुब गजनी का, जो इसके दरबार में रहा करता था। इसकी पुस्तक है तारीख-ए-यामनी। अब 1021 में जब वहाँ से छोड़ के चला आया लोहार कोट को, तो फिर इसने चंदेलों को हराया। देख सकते हैं चंदेल जो कि खजुराहो में इनकी राजधानी हुआ करते थे और एक से एक राजा थे, लेकिन इन्हें भी हार का ही सामना करना पड़ा। फिर 1023 में ग्वालियर को हराया। 1023 में ग्वालियर को भी इसने परास्त किया। 1025 सबसे महत्वपूर्ण जो इसके आक्रमण में शामिल है, इसके लूट मार में शामिल है, वह है क्या? तो सोमनाथ का मंदिर। अब 1925 में सोमनाथ, यह जो है गुजरात में है, और उस समय जो शासक हुआ करता था भीम प्रथम था। भीम प्रथम वहाँ पर राजा उस समय था, और इसे जो है लूटने के लिए निकल पड़ा। और यह जब आया, ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा समृद्धि है। जितने भी सोने चांदी हैं, देखिए आज के समय बैंक होते हैं या लॉकर हैं, तो वहाँ पे लोग अपने पैसे को, अपने गहने को जमा करते हैं। जबकि पहले जो राजा थे वह भी अपने पैसों को मंदिरों में ही रखा करते थे, क्योंकि मंदिर में से कोई भी चोरी नहीं कर सकता था, चोर भी वहाँ से चुराने का प्रयास नहीं करता था। इसलिए लोग अपने जो बहुमूल्य सामान होते थे उन्हें इस ऐसे मंदिरों वाले जगहों पर रखते थे। और यह चीज़ गजनी को बड़ा ही लुभाया, और इसने इसे जो है नष्ट करने के लिए, लूटने के लिए अपने अभियान को तेज कर दिया। बता दें कि पूरे 1 साल तक इस मंदिर को लूटा, चाहे कहीं से भी मिले, ऊपर से इसके कहीं भी सोना हो, चांदी हो, लूट लिया। इसने खुद यहाँ पे जो मूर्ति थी उसको हथौड़े से मार करके, तोड़ करके इसे ले गया था। आपको एक दरवाज़ा दिखाएंगे जो कि सोमनाथ मंदिर का ही दरवाज़ा था, ठीक है, और उसको उसने अपने जहाँ पे उसका मकबरा था वहाँ पे उस दरवाजे को स्थापित करवाया। आप देख सकते हैं कि भारत की इतनी अच्छी जो है संस्कृति, इतने कलाकृतियों को ये सब उठा करके ले जाते थे। और हमारे यहाँ के राजा देखिए कितने स्वार्थी, कि अपने ही भाई, अपने ही बगल के जो राजा है वह हारा जा रहा है, लेकिन इनके ऊपर जूं तक नहीं रेंगती।
तो इसे 1 साल तक लूटने के बाद ये जो है अब जाने का प्रयास किया और भीम की जो सेना थी इससे हार भी गई थी। लेकिन जब हार गई थी तो तब इसने लूटने का प्रयास किया और 1 साल में धीरे धीरे जो भीम सेकंड यानी भीम फर्स्ट की जो सेना थी अब धीरे धीरे यह भी तैयार हो गई थी और इसने कई अन्य राजाओं से सहायता भी मांग ली थी। तैयार भी हुए थे आसपास के राजा। जब ये तैयार हुए तो अब इसे पता चल गया गजनी को कि अब हम पंजाब वाले सिंध वाले रास्ते से हो करके वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हिंदू राजा हैं वह हमें रोकेंगे। इसलिए उसने सबसे कठिन मार्ग चुना। कौन? जो रेगिस्तान से होकर जाता था, यानी राजस्थान से होकर जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इसने समस्या मोल ली थी। और बता दें कि इस रास्ते में उसने बहुत से लोगों को, अपने साथियों को, अपने सैनिकों को, अपने पशुओं को उसने गंवा दिया। तो यह बहुत ही खतरनाक रास्ता था जहाँ पे पानी और भोजन की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं हुई थी। अब 1026 में सोमनाथ, ठीक है ना, क्योंकि 1 साल हो ही गया था धीरे धीरे। अब 1025 में आक्रमण किया था और लूटा पुटा, तो 1026 आ गया। तो 1026 में यह सीधे मुल्तान की तरफ बढ़ा। कहाँ से? रेगिस्तान से होते हुए यह अन्य गजनी वजनी की तरफ नहीं गया, बल्कि मुल्तान की तरफ गया। और वहाँ पे कुछ जाट थे, ठीक है। जाट जो होते थे वह छिटपुट इनके साथ विद्रोह किया करते थे राज्य में। तो इन्हें भी जब भनक लगी तो इन लोगों ने भी, यानी जाटों ने भी इन सबों को लूट लिया, ठीक है। लगभग 20 लाख दिनार लूट लिया। कितना? 20 लाख दिनार किसने लूटा? तो जाटों ने लूट लिया। आप समझ सकते हैं कि कितना गुस्सा आया होगा किसको? गजनी को। कितना जिद्दी रहा, कितना जिद्दी था, हमने आपको यह भी दिखाया। यह अपने अभियान में हमेशा सफलता ही देखता था। असफलता तो इसे मतलब कि इसे पसंद ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे 20 लाख दिनार इसने अपनी लुटा दिया। बहुत गुस्सा आया फिर। लेकिन अब इसके पास बहुत सारे धन थे, तो वहाँ पे वह लड़ाई इनसे नहीं कर सका, इसलिए वह वहाँ से चुपचाप निकल गया, ठीक है। लेकिन 1027 में, ठीक है, 1027 में अंतिम जो इसने अभियान चलाया जाटों के विरुद्ध था। अंतिम अभियान जाटों के लिए था और जाटों के ऊपर इतना ज़्यादा ज्यादती और नरसंहार किया कि आप इसे जो है बयान नहीं कर सकते। इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इनके पूरे बस्तियों को नष्ट कर दिया। इनके महिलाओं बच्चों को भी एक एक करके जो है कत्ल कर दिया गया। ये लोग जिधर भागे जिस जंगल की ओर, उस जंगलों को जला दिया गया। अभी आप इस जो है बात से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जिद्दी था। अगर कोई भी इसके रास्ते में आता था तो यह जो है पूरी तरीके से नष्ट करने का ये सपना लेता था। और जाटो कोरा जो भी उनके बेड़े थे, जो कि सिंधु नदी में इनके जो बेड़ा हुआ करते थे, बेड़ा मतलब कि नाव, इनके नावों को तबाह कर दिया। इनकी सारी व्यवस्था जो सिस्टम थी, सारा चीज़ इन्होंने भी एक अपना राज्य चला रहा था छोटा मोटा, और वहाँ पे विद्रोह करते थे। पूरा इनका साम्राज्य को एकदम खत्म, तहस नहस, तबाह कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है इसकी मृत्यु जो है 1030 में हो जाती है। कब मेरे प्यारे साथियों? तो 1030 में अब इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी मर जाता है। तो इसके समय में कुछ इतिहासकार थे जो दरबार में रहा करते थे, या खुद इसने जो है उनको रखा था इतिहास या लिखने के लिए, ग्रंथ लिखने के लिए। तो इसमें थे अलबरूनी,
तो इसमें थे अलग रूनी, उतबी, फारूकी और फिरदौसी। फिरदौसी जो पुस्तक है वह है शाहनामा। शाहनामा के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है जो कि गजनी के साथ ही जुड़ा है। तो गजनी ने फिरदौसी को कहा था कि तुम जो है शाहनामा लिखो, शाहनामा लिखो, हम तुम्हें प्रत्येक शब्द के लिए 1 दिनार देंगे। तो शाहनामा में कुल लगभग 20,000 शब्दों का ग्रंथ लिखा गया और नहीं 20 लाख शब्द मिले। तो 20 लाख दिनार देने की बात हुई थी और उसने कहा कि हम जो है 20 लाख दिनार आपको देंगे। लेकिन जब शाहनामा फिरदौसी ने पूरी तरीके से तैयार कर दी और इसे जब भेंट किया तो इसने केवल इसे 200 दिनार दिया। इससे फिरदौसी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा धक्का लगा। उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी, लगभग कि 30 से 35 साल तक शाहनामा लिखा, कई सारे तथ्यों को जुटा करके। लेकिन जब इसे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला तो इसने गजनी के बारे में बहुत सी अलग बातें या इसके जो विरोध में बातें लिखना शुरू कर दिया कि यह अपने बात से मुकरने वाला है और यह कभी भी अपने जो कहता है वो कर नहीं पाता है। जब लोगों के बीच में यह बात गई, लोगों ने इसे पढ़ा तो लोगों ने भी गजनी को धिक्कारा कि हमारा राजा ऐसा नहीं हो सकता जो कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार करे, अपने इतिहासकार या अपने नागरिकों के साथ जो कि उसके दरबार में खुद रहता हो। तो अब यहाँ पे गजनी को इससे यह समझ में आया और उसने भी कहा कि ठीक है, हम जो है जितना कहे थे उतना भिजवाएंगे और वह भी अपने शर्मिंदगी को ख़त्म करने का प्रयास किया। जब हाथी घोड़े से सामान जब पहुंचाए गए 20 लाख दिनार इसके घर की तरफ, घर के आगे जब पहुंचा तो उस समय इसकी मृत्यु हो चुकी थी और इसके घर से शायद उसी समय जनाजा निकल रहा था फिरदौसी की। इसकी बहन एकमात्र थी वहाँ पे। तो इसकी बहन ने मना कर दिया सारा धन लेने से, कहा कि जब मेरे भैया ही नहीं रहे जिन्होंने इतना साला मेहनत किया और उस ग्रंथ को लिखने में, तो इसकी हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने उस धन को ठुकरा दिया, पूरे 20 लाख दिनार को। तो गजनी मान सकते हैं कि उतना भी ज़्यादा जो जिद्दी था तो वह हर एक क्षेत्र में जिद्दी था। अपना काम करवाने के बाद भी अगर उसे अच्छा न लगे तो क्या करता था, पूरे तहस नहस कर देता था। वैसे भी हमें लगता है कि उस समय इसके पास पैसे न रहे होंगे इसलिए वह दिया नहीं होगा या उस समय बेईमानी कर गया होगा। अब जो है ऐसे ही उतबी की जो पुस्तक है क्या है, उतबी की भी कुछ पुस्तकें हैं, तारीख ए यामिनी और भी एक पुस्तक है तारीख ए यामिनी। तो यामिनी मतलब कि हमने बताया कि गजनी जो है उसका वंश यामिनी था, इसलिए यामिनी कई बार आप इसमें देखेंगे। अलबरूनी का भी पुस्तक यहाँ पे कई सारी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 1037, अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका कोई उत्तराधिकारी रहा होगा 1037। एक 1037 में वायड राजवंश जो तुर्की में मतलब उत्पन्न हुआ। 1000 ये चल नहीं रहा है सही।
ठीक है। तो 1037 में वायड राजवंश, एक जो है वायड राजवंश बना, ठीक है। और वायड राजवंश ने ही, ठीक है, तुर्की को, जो तुर्की का था, गजनी को खूब लूटा और उसके बेटे को हरा दिया। जब बेटे को हरा दिया तो वो क्या हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और इसकी मृत्यु के बारे में जो एक और भी सुक्ति है कि इसमें जो मकबरा इसका है मकबनी, मतलब कि गजनी में ही बनाया गया, लेकिन इसकी मृत्यु जो है मुल्तान के आसपास हुई थी, तो इसे गजनी में दफनाया गया। इसे पहले तो मलेरिया हुआ था, बाद में कई दिन तक मलेरिया रहा तो इसे तपेदिक हो गया। उससे क्या हो गया, तपेदिक। अब गजनी साम्राज्य जो है यह कैस्पियन सागर से, अब गजनी साम्राज्य की बात करें तो यह कैस्पियन सागर से जो है कहाँ तक, तो ये यमुना नदी तक इसका विस्तार था। और यहाँ तक कि रे से, यानी भारत का एक रे शहर है जो कि यूपी में पड़ता है, जगह है, और यह समरकंद यानी उज्बेकिस्तान, यहाँ तक कि इसका शासन हुआ करता था, ठीक है। तो यह आप देख सकते हैं जो इसका कहाँ गया, हाँ, ये जो दरवाज़ा है, यह दरवाज़ा आप ध्यान से देख लीजिए, यह कहाँ पर है, तो ये इस समय गजनी में है। और गजनी के मकबरा का मुख्य यह दरवाज़ा है। और यह दरवाज़ा कहाँ से लाया गया, तो यह सोमनाथ के मंदिर का मुख्य दरवाज़ा है। देखिए यह गजनी का जो एम्पायर था यह पूरा यहाँ से यहाँ तक था, देख सकते हैं। और यहाँ पे सोमनाथ, मथुरा, गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र और जो कन्नौज तक भी इसने अपने आक्रमण किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कन्नौज यह है और इधर की तरफ जो है यहाँ आया था सोमनाथ मंदिर पर। लेकिन इन्हें अपने साम्राज्य को बढ़ाया नहीं, बल्कि लूट पाट के वापस चला जाता था। इसके सिक्कों की बात करें तो सिक्के से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब क्वेश्चन हम लाएंगे इसी कड़ी में तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर देखेंगे। तो इसमें गजनी महमूद जो है कि महमूद के चांदी के जीतल, मतलब कि चांदी का जो सिक्का बनाया और इसमें अरबी और संस्कृत के साथ जो है इसे प्रकाशित किया। मतलब कि एक तरफ जो है अरबी में लिखा हुआ था और दूसरी तरफ जो है संस्कृत में, देख सकते हैं ये अरबी में लिखा गया है और ये संस्कृत में लिखा गया है। और ऐसे सिक्के लाहौर में 1028 में ढाले गए थे। तो देखिए अरबी में क्या लिखा गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के अलावा, मतलब कि इसका अर्थ है कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के दूत है। इसी चीज़ को संस्कृत में लिखा गया है जो कि शारदा लिपि में है, अव्यक्तम एक मोहम्मद अवतार नृपति महामुदा, यानी एक है और वह भी अदृश्य है जो कि मोहम्मद जो है उसी का अवतार है। तो यह इसके अर्थ हैं। हमसे पूछा जाता है कि किस शासक ने एक तरफ संस्कृत में और एक तरफ अरबी में लिखा हुआ सिक्का चलाया था, तो यह गजनी ने, जबकि गौरी ने लक्ष्मी के चित्र वाला सिक्का भी उसको जारी करवाया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए इसका मकबरा है और इसका बाहरी भाग है। यहाँ पे जेम्स एटकिंसन ने 1840 में इसे चित्रित किया है और इसका मुख्य दरवाज़ा है और इसके अंदर जो है यहाँ पे कलाकृति आप देख सकते हैं, पेंटिंग वगैरह। और यहाँ पे देखिए पूरे तरीके से लिखा हुआ है कि यह मंदिर जो है, ये जो मंदिर का ही दरवाज़ा है। मकबरा जो है
गजनी से 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व रावजा नामक गांव में है। और मकबरे के दरवाजे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1842 में हटा दिया और इसे हटा करके कहा कि यह सोमनाथ मंदिर का है, इसलिए इसे आगरा के लाल किले में लगाया गया। किसने? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ से हटा दिया, यहाँ लेके चला आया। तो इस सकते देख सकते हैं कि जो गजनी था महमूद बहुत ही अलग किस्म का था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो साहित्य के लिए इसकी रुचि क्या थी और पुस्तकालय के लिए क्या इसने किया? तो बता दें कि इसने जो है जब लूटपाट करता था, जितना भी लूट करता था वह उससे पुस्तकालय बनाता था, बाग बनाता था, महल बनवाया, कॉलेज बनवाए और यहाँ पर कि साहित्य लिखने के लिए लोगों को अपॉइंट किया और ये सब लूट के धन से बनवाया। मतलब कि इसका जो है शिक्षा के प्रति या समाज के प्रति भी अपनी जो कुछ योगदान था प्रदान करने का प्रयास यहाँ पे देखा जाता है। फिरदौसी जिसने हमें बताया कि फिरदौसी जिसने क्या लिखा था? शाहनामा। फिरदौसी की पुस्तक थी शाहनामा। यह 27 साल में अपनी पुस्तक को पूर्ण रूप से अंजाम दिया था। और यह बता दें कि पैसा देने के लिए जानते ही हम मुकर गया, पहले बता चुके हैं। अलबरूनी की जो पुस्तक है तारीख ए हिंद और तहकीक हिंद, अलबरूनी की पुस्तक है कौन सी? तो तारीख हिंद और तहकीक हिंद, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी यह है। और इसमें अलबरूनी ने क्या लिखा है कि गणित की जो भारतीय गणित है उसके बारे में, भारत में जो धर्म है उसके बारे में और भारतीय जो चिकित्सा है उसे भी इसमें समझने का प्रयास किया है और उसे अपने उपचार में उपयोग करने के लिए भी इसने इसको शामिल किया था। सब मिला के 157 साल तक गजनी का शासन रहा या गजनी का जो उसके वंश से चलाए। और फिर 1150 में कौन आ गया? तो गोरी आ गया। कौन आ गया? तो गोरी आ गया। आप देख सकते हैं कि 998 में कौन बैठा? तो गजनी बैठा। 971 में 971 में गजनी जो है गद्दी बैठता है, उसका पिता जो कि सुबुक्तगीन था। और इसमें अगर 150 जोड़ते हैं तो लगभग कि 1120 के आसपास आता है। ठीक है, और उसके ठीक कुछ ही समय बाद गोरी ने अपने इस साम्राज्य को अपने हाथ में ले लेता है। तो गजनी की बात करें तो गजनी को पाकिस्तान ने बड़ा ही तवज्जो दिया है। पाकिस्तान ने इसे अपने सम्मान के साथ जोड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी पाकिस्तान मतलब भारत जो करता है उसका ठीक उल्टा पाकिस्तान करता है। अगर जिस चीज़ को इंडिया विरोध करेगा पाकिस्तान उसका समर्थन करता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ पार्टियां हैं जो कि एक दूसरे का विरोध हमेशा करती रहती हैं, कोई भी मामला हो, चाहे सही मामला हो चाहे गलत ही क्यों ना हो। तो पाकिस्तान ने एक मिसाइल का नाम गाजी रखा है, गजनी रखा है। गाजी नाम का तो एक पनडुब्बी था जो कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका नाम क्या है? गजनी है। पाकिस्तान ने इसका नाम रखा है। तो इस तरीके से गजनी से संबंधित जितनी भी जानकारी है पूरी हो जाती है। इससे भी इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी पता है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, कोई सुझाव हो तो ज़रूर लिखिएगा और गजनी के बारे में आपका विचार क्या है यह ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।